आप सेल विभव की गणना करने के लिए नर्स्ट समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हमें जिंक कॉपर सेल के लिए सेल विभव की गणना करने की आवश्यकता है, जहाँ पर विलयन में जिंक प्लस 2 आयन की सांद्रता 1 मोलर है और कॉपर 2 प्लस आयनों की सांद्रता ये भी 1 मोलर है और हम 25 डिग्री सेल्सियस पर हैं। इसलिए यहाँ हम मानक परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको अपचयन अर्ध अपक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया के बारे में याद दिला देते हैं। यहाँ पर अपचयन अर्ध अपक्रिया में कॉपर 2 प्लस आयन अपचित हो रहा है। कॉपर 2 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ठोस कॉपर बनाता है और इस अभिक्रिया में यानी कि ऑक्सीकरण अर्ध अपक्रिया में ठोस जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है और जिंक 2 प्लस आयन बनाता है। वे 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक के द्वारा खोए गए हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 प्लस आयन द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसलिए जब आप अपनी संपूर्ण अभिक्रिया लिखते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। तो यहाँ नीचे हमारे पास अपचयोपचन अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन है और मानक सेल विभव ये प्लस 1.10 वोल्ट है। आप मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव को जोड़ेंगे तो आपको यही 1.10 वोल्ट मिलेगा। तो मानक सेल विभव ये 1.10 वोल्ट के बराबर है और यह सब हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। और अब हम देखेंगे कि नर्स्ट समीकरण का उपयोग करके सेल विभव की गणना कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नर्स्ट समीकरण को लिखते हैं। तो नर्स्ट समीकरण होता है E बराबर E0 माइनस 0.0592 वोल्ट बटे N लॉग कैपिटल Q। यहाँ पर E सेल विभव है, E0 या फिर कहें E0 ये मानक सेल विभव है और स्मॉल n अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है और कैपिटल Q यह अभिक्रिया भागफल है, रिएक्शन कोशेंट है। तो यह नर्स्ट समीकरण के उन रूपों में से एक है जिसका उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हमारा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो। अतः ये सोचें कि नर्स्ट समीकरण में इन चीजों का क्या मतलब है। मानक सेल विभव E0 ये हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं और वो 1.10 वोल्ट है। तो यहाँ से E0 का मान उठा के हम नर्स्ट समीकरण में रख देंगे और N यहाँ पर क्या है, ये स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है जो हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित होते हैं और यहाँ पर ये 2 है यानी कि यहाँ पर N बराबर 2 है, यानी कि यहाँ 2 मूल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं तो N बराबर 2 है। और कैपिटल Q ये अभिक्रिया भागफल है तथा कैपिटल Q का रूप K के समान है। लेकिन आप असाम्य सांद्रता यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस का उपयोग कर रहे हैं तो आप एक काम करें, एक साम्यावस्था व्यंजक यानी कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने के बारे में सोचें। एक साम्यावस्था व्यंजक के बारे में सोचें जहां पर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारिकों की सांद्रता होगी तथा आप शुद्ध ठोस पदार्थों को छोड़ देते हैं। यानी कि जब आप अंश में उत्पादों की सांद्रता लिख रहे हैं तथा हर में अभिकारकों की सांद्रता लिख रहे हैं तो आप शुद्ध ठोस को यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, अनदेखा कर दे रहे हैं। तो अगर हम उत्पादों को देखें तो यहाँ पर क्या है, Zn2+ है और Cu ठोस है यानी कि ठोस कॉपर है ये। अब ठोस कॉपर को हमने अनदेखा कर दिया तो उत्पादों की सांद्रता में क्या आएगा, Zn2+ की सांद्रता आ जाएगी। तो अंश में Zn2+ की सांद्रता होगी बटे हर में क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता में देखिए अभिकारकों में हमारे पास क्या है, ये देखिए जिंक ठोस है तो इसको हमने अनदेखा कर दिया तो Cu2+ की सांद्रता आ जाएगी। तो हर में आएगा Cu2+ की सांद्रता, तो ये कैपिटल Q होगा। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें Zn2+ की सांद्रता दी है जो कि 1 मोलर है तथा Cu2+ की भी सांद्रता दी है, ये भी 1 मोलर है। तो कैपिटल Q हो जाएगा 1/1 यानी कि कैपिटल Q 1 के बराबर आएगा। तो अब हमें कैपिटल Q पता है, स्मॉल n पता है और E0 पता है। इन सब के मान यहाँ पर उठा के रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा E बराबर E0 ये क्या है प्लस 1.10 तो 1.10 आया माइनस 0.0592 बटे 2 क्योंकि n का मान तो 2 है और log 1 क्योंकि कैपिटल Q क्या आया है, 1 आया है। अब log 1 ये तो 0 होता है तो ये क्या हो गया, E बराबर 1.10 माइनस 0 यानी कि हमें E का मान यहाँ से मिल जाएगा 1.10 जो कि E0 के ही बराबर है। यानी कि सेल विभव ये मानक सेल विभव के बराबर आ गया यहाँ से। अतः हम जानते हैं कि सेल विभव मानक सेल विभव के बराबर है जो कि प्लस 1.10 वोल्ट है। तो ये बात हमें समझ में आती है कि E बराबर E0 है क्योंकि E0 जो कि मानक सेल विभव है ये मानक परिस्थितियों के तहत वोल्टेज है और यहाँ मानक परिस्थितियां हैं, हमारी सांद्रता 1 मोलर है, हम 25 डिग्री सेल्सियस पर हैं, हम शुद्ध जिंक और शुद्ध कॉपर के साथ काम कर रहे हैं
इसलिए यह समझ में आता है कि नर्स्ट समीकरण से हमें सेल विभव मानक सेल विभव के बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि हम मानक परिस्थितियों के अंतर्गत गणना कर रहे हैं। आइए अब एक और प्रश्न करते हैं। इस बार जिंक कॉपर सेल के लिए पुनः सेल विभव की गणना करनी है, लेकिन इस बार जिंक 2+ के लिए जो सांद्रता है वो 10 मोलर है तथा हम कॉपर 2+ आयनों की सांद्रता वही 1 मोलर रखते हैं। तो यहाँ हम सेल विभव ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम नर्स्ट समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो नर्स्ट समीकरण लिख लेते हैं। सेल विभव E ये बराबर है मानक सेल विभव E0 माइनस 0.0592 वोल्ट बटे n log Q, जहां पर Q अभिक्रिया भागफल है। आइए अब जो कुछ भी हम जानते हैं इस समीकरण में उसको रखते हैं। तो हमें पता है कि मानक सेल विभव ये प्लस 1.10 वोल्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.10 और हम E ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। सेल विभव कैपिटल E ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैपिटल E बराबर होगा 1.10 माइनस 0.0592 बटे n, जहां पर n क्या है? स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो यहाँ पर n का मान 2 होगा, तो हर में 2 आ जाएगा। अब यहाँ गुणा होगा log Q का। अब पिछले उदाहरण से याद करें, अभिक्रिया भागफल कैपिटल Q या बराबर था Zn 2+ की सांद्रता बटे Cu 2+ की सांद्रता के, यानी कि कैपिटल Q ये उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता था, जहां पर हमने शुद्ध ठोस को अनदेखा कर दिया था। तो शुद्ध ठोस को अनदेखा करते हुए उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, यही है कैपिटल Q। अब इस विलयन में Zn 2+ की सांद्रता 10 मोलर है तथा Cu 2+ की सांद्रता 1 मोलर है, तो ये बराबर हो जाएगा 10 बटे 1, यानी कि कैपिटल Q 10 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे log 10 आ जाएगा। चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो चलिए सेल विभव E की गणना करते हैं। तो कैपिटल E बराबर होगा 1.10 माइनस, अब ये जो 0.0592 है, इसको सरलता के लिए हम लगभग बराबर लिख सकते हैं 0.060 के। इससे हमारी गणना आसान हो जाएगी। तो 0.060 बटे 2 ये आएगा 0.03, तो यहाँ आ गया 0.030 गुणे log 10। log 10 का मान तो 1 होगा, तो यहाँ पर गुणे में 1 आ जाएगा। तो ये 0.030 गुणे 1 ये तो 0.030 ही होगा, और 1.10 में से अगर मैं 0.030 घटाऊं तो मुझे 1.07 मिलेगा। तो इसलिए सेल विभव E ये हो जाएगा 1.07 वोल्ट के। मैं इसके बारे में तात्कालिक सेल विभव के रूप में सोचना पसंद करता हूं। तो जब आपकी सांद्रता जिंक 2+ के लिए 10 मोलर है तथा कॉपर 2+ के लिए 1 मोलर है, तो 1.07 वोल्ट आपका तात्कालिक सेल विभव है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, सेल विभव का क्या होता है? वैसे आइए इसके बारे में सोचें। आइए अपनी संपूर्ण अभिक्रिया पर वापस आते हैं। जब हम अधिक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो क्या होता है? वैसे जिंक 2+ आयनों की सांद्रता बढ़नी चाहिए। यहाँ हम अभिकारकों को खो रहे हैं, इसलिए कॉपर 2+ की सांद्रता घटनी चाहिए। तो कैपिटल Q का क्या होगा? यदि हम जिंक 2+ की सांद्रता बढ़ा रहे हैं और कॉपर 2+ की सांद्रता घटा रहे हैं, तो कैपिटल Q बढ़ना चाहिए। और इससे सेल विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नर्स्ट समीकरण में यदि हम कैपिटल Q बढ़ा रहे हैं तो E पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेल विभव E पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए किसी संख्या को लेते हैं। मान लेते हैं हम Q बराबर 100 लेते हैं। आइए इसे नर्स्ट समीकरण में रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखते हैं कि सेल विभव का क्या होता है। तो यदि हम Q बराबर 100 यहाँ पर रखेंगे तो हमें E बराबर 1.10 माइनस 0.0592 बटे 2 ये तो रहेगा ही, और यहाँ पर गुणे में log 100 आ जाएगा। अब log 100 इसका मान 2 के बराबर है, तो ये बराबर हो गया 1.10 माइनस ये जो कुछ भी है गुणे 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हमें E बराबर मिलेगा 1.10 माइनस 0.0592, और 0.0592 ये लगभग 0.06 के बराबर है। तो इसे घटाने पर हमें क्या मिलेगा? तो E का मान हमें बराबर मिल जाएगा 1.04 के। तो E बराबर होगा 1.04 वोल्ट। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दें कि सेल विभव पर क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने Q को बढ़ाया, Q का मान 10 से बढ़ाकर हमने Q का मान 100 कर दिया, तो सेल विभव 1.07 से घटकर 1.04 वोल्ट रह गया। अतः जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है Q बढ़ता है और तात्कालिक सेल विभव E घटता है। तो Q बढ़ता है और E घटता है।
चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब साम्यावस्था पर क्या होता है? साम्यावस्था पर सेल विभव E क्या होगा? यदि आपको वह समीकरण याद है जो डेल्टा G को सेल विभव से संबंधित करता है, हमने इस पर बात की थी कि डेल्टा G बराबर है -NFE। ऊष्मा गतिकी के अनुसार साम्यावस्था पर डेल्टा G 0 के बराबर होता है। तो यदि डेल्टा G साम्यावस्था पर 0 के बराबर है तो साम्यावस्था पर सेल विभव E क्या होगा? तो E भी 0 के बराबर होना चाहिए, इसलिए सेल विभव साम्यावस्था पर 0 है। तो आइए हम अपनी नर्स्ट समीकरण को लिखते हैं और इसमें E का मान 0 के बराबर रखते हैं और देखते हैं कि साम्यावस्था पर नर्स्ट समीकरण किस प्रकार से दिखेगी। तो ये हमारी नर्स्ट समीकरण है, इसमें हम E बराबर 0 रख दिया तो बाएं पक्ष में 0 आ गया और दाएं पक्ष में ये रहेगा। यहां पर हमें एक बात पता है कि साम्यावस्था पर Q K के बराबर होता है, तो यहां पर Q ना होकर के K आ जाएगा। और यहां पर ध्यान दें कि यह वही समीकरण है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। E0 बराबर 0.0592 बटे n गुणे log K। तो यहां से यदि हम इस माइनस वाले को बाएं पक्ष में ले जाएं तो हमें E0 बराबर ये मिलेगा और यही वह समीकरण है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो यह नर्स समीकरण के बारे में सोचने का एक रोचक तरीका है। अतः जब आपके पास अलग अलग सांद्रताएं हों तो सेल विभव की गणना के लिए नर्स समीकरण काफी उपयोगी है।